नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलके इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला चैप्टर जो देखा वो अपने देखा अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपने देखा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी देखा। उसमें से अपनी इंडियन अर्थव्यवस्था जो थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी और उसके सारे फीचर मोटे मोटे अपन ने देख लिए थे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज अपन इकोनॉमिक्स के एक मेजर टॉपिक जो आपका होता है वो होता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के अपने 3 क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सब बातें इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो पूरे जो तीनों सेक्टर है, तीनों क्षेत्र हैं, उनको इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वो तीनों सेक्टर हुई, कैसे ग्रोथ हुई, क्या है, क्या होते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे इकोनॉमिक्स में और कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस के देखो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ओनरशिप के हिसाब से भी अलग अलग चीजें फर्म में पाई जाती है, तो इन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मेन बात तो अपन पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान लेते हैं कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अब सही चीज में बताओ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, सॉरी बात, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर है, मैं आपको बता दूं। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो जब अपन अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसके पीछे थ्योरीज, सब्जेक्ट की थ्योरीज वगैरह पढ़नी होती है, वो नहीं पढ़नी है अपन को, इकोनॉमी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम करे अपने आसपास जिससे अपने आसपास जो काम कर रहे हैं वो एक रिसोर्स है, उसका उपयोग करके अपन पैसे कमा सके, या फिर ऐसा कोई फायदा हो जिससे जो वो काम कर रहा है उसको फायदा, पैसे कमाने को मिल रहे हो। तो देखो, इकोनॉमी में 2 चीज होते हैं। एक तो आपके आसपास कोई भी रिसोर्स आपके नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल संसाधन हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, मतलब आदमी, अपन भी तो एक रिसोर्स है, तो अपन कोई काम करके पैसा कमा रहे हैं, या फिर कोई आपके पास नेचुरल रिसोर्स है, आप उसको उपयोग में लेके पैसा कमा रहे हो। तो देखो, 2 एक्टिविटी हो, एक तो आपके पास कोई रिसोर्स है ना, उसका आप यूज कर रहे हो और उसका यूज करने से कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है आपके पास, जैसे आपको इनकम जनरेट हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, XYZ जो भी देखा जाए आपको वो हो रहा है। तो किसी रिसोर्सेज को यूज करके अपन कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं तो वो आपके आर्थिक गतिविधि कहलाती है। कोई भी संसाधन को उपयोग करके जो फाइनेंशियल आपने गतिविधि करी, फाइनेंशियल एक्टिविटी करी, वो सारी आपके क्या बोलाती है, आर्थिक गतिविधि में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। देखो, ऐसे क्रियाकलाप, ऐसी एक्टिविटीज जिनको करके जीवन यापन के लिए आय, इनकम की प्राप्ति होती है, वो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे जीवन यापन के लिए तो जरूर नहीं है कि हर एक्टिविटी की जाए वो आपके जीवन यापन के लिए ही हो, पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें संसाधनों का उपयोग करके, आसपास जो भी संसाधन है उपयोग करके आप फाइनेंशियली कोई चीज क्रिएट करते हो, या तो इनकम क्रिएट करते हो या प्रॉफिट क्रिएट करते हो, तो वो सारी चीजें आपके इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर आती है, आर्थिक गतिविधि के अंदर आपकी कहलाती है। अच्छा, इकोनॉमी के क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं तो ये क्यों? क्योंकि देखो, जो सबसे पहले आप इकोनॉमिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ोगे, इनको हिसाब से तो अपन डिवाइड करेंगे कि ये वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपके प्राइमरी सेक्टर में आती है, ये वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके सेकेंडरी सेक्टर में आती है। तो गतिविधि को पता होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, तभी अपन जान पाएंगे। मैं सेक्टर पढ़ाने से पहले ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, आप फिर से ध्यान देना, इस रिसोर्स पे ध्यान देना। इन रिसोर्सेज का यूज करके अपन फाइनेंशियल इनकम प्राप्त कर रहे थे, तो ये रिसोर्सेज ही आपको बताएंगे कि वो आपके कौन से सेक्टर की बात चल रही है। जिस तरीके का अपन रिसोर्स यूज करते हैं वो उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे सर? सेक्टर कैसे? क्षेत्र को। ठीक है, पूरी इकोनॉमी को मैंने आपको बताया 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा होता है। आगे आप देखोगे तो ये देखो, इकोनॉमी के घटक पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी घटक में जब सेक्टर्स पढ़ते हैं, क्षेत्र पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी के 3 क्षेत्र हैं आपके मुख्य रूप से, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं आपके। ठीक है,
तो इन 3 क्षेत्रों में आप इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, मतलब जितनी भी आपके आसपास एक्टिविटीज होती है वो आपके 3 में डिवाइड है। जैसे कृषि और इनसे रिलेटेड कोई काम हो रहा है तो वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम हो रहा है तो आपके द्वितीयक सेक्टर में आ जाएगा। और इन दोनों से भी काम ना होके एक्टिविटी और कोई मतलब ऐसा सेवा क्षेत्र का काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है जिसमें कोई नया प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, पर इन दोनों काम करने में कोई ना कोई चीज आपकी हेल्प कर रही है, या फिर जैसे मार्केटिंग वगैरह हो गई, ये सारी आपके तीसरे क्षेत्र में आ जाएगी, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगी। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ इनके बारे में अभी। इसके अलावा इकोनॉमी में और कौन से सेक्टर डिवाइडेड होता है? एक होता है आपके संचालन। संचालन कैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका संचालन कैसे हो रहा है, उसके अंदर लोग जो काम कर रहे हैं उनका उनको किस तरीके से बांटा गया है, डिवाइडेशन वो कैसे होता है आपके। तो संचालन कैसे होएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? जो अपने देखा कि रिसोर्स यूज करके कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो उस पूरी जैसे रिसोर्सेज को यूज करना, इनकम प्राप्त करना, ये सारी जो एक्टिविटी है, ये सब कुछ जो चल रहा है आपके, ये इसको कंट्रोल कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है या असंगठित है, जो भी इंस्टीट्यूट आपके काम करता है वो। तो कोई इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज है ये कैसे पता चलेगा? जैसे इसका मैं आपको बताऊं, आप किसी संस्था में काम करते हो, है ना, कोई माइंस का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर खेती करते हैं अपने, उनका एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी संस्था में काम करते हो, किसान के यहाँ पे खेत में काम करते हो, अब आपका वो निजी खेत है, आप कभी भी जा सकते हो, कैसे ही काम कर सकते हो। ये किसान के खेत में फिर भी ज्यादा नहीं समझ में आएगा, एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। कोई इंडस्ट्री जैसे आपके आसपास से कपड़े की इंडस्ट्री है, मानो कपड़ा टेक्सटाइल उत्पादन होता है। अब टेक्सटाइल की फैक्ट्री डाल रखी है, वहां पे आप 5-10 आपके मालिक हैं एक, और 5-10 लोग काम करते हो। वो मालिक आपके रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं, आपको डेली डेली बोल देते हैं आज ये काम कर ले, कल ये काम कर ले, आप वो काम कर लेते हो, ठीक है। फिर किसी दिन वो बोलते हैं कि आज माल नहीं आया, आज तुम काम मत करो, और कभी आपको निकाल दिया, कभी आपको आपकी जगह किसी और को ले लिया। तो मतलब सब कुछ आपके मालिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर मतलब आप एक संस्था के थ्रू नहीं चल रहे हो। तो ये तो हो गया आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना, असंगठित। कोई संगठन नहीं है, एक अकेला बंदा ही अपना डिसीजन ले रहा है। एक देखो आप कोई कोई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनमें आप काम करते हो, वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और एक संगठन होता है जो डिसीजन लेता है आपके। वो डिसीजन वो लोग ही लेंगे कि किस लोगों को काम पे रखा जाए, कब किस इंसान से कौन सा काम कराना है, मतलब सब कुछ व्यवस्था बनी होती है संगठन का। मतलब समझ गए ना आप कि मतलब एक फिक्स होता है, सब हर किसी का काम डिवाइडेड होता है, लेबर रोल लॉज उनपे फॉलो होते हैं। तो ये तो डिफरेंस है आपके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको लेबर लॉज मिल जाते हैं। लेबर लॉज मतलब क्या, आप जहां काम कर रहे हो वहां पे आपको अधिकार प्राप्त है, या कोई अधिकार नहीं है, एक बंदे के हाथ में सारे अधिकार होते हैं, वो मर्जी आए वैसे करे आपको, ठीक है। संगठित क्षेत्र होता है, इसमें आपका फिक्स रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें फिक्स होता है कि इस नाम का बंदा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। संगठित क्षेत्र का ये एक है कि वो आपको रजिस्टर्ड करके रखते हैं कि इस नाम का बंदा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, और वो गवर्नमेंट को भी बताते हैं आगे कि हमारे यहाँ पे एक इस नाम का बंदा एम्प्लॉय है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होता अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो। जैसे मैं इस कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड कराता हूँ, अपने आप को ये लोग रजिस्टर्ड करते हैं, आगे मेरा नाम मतलब लिख के देते हैं कि हम ये बंदा हमारे यहाँ पे पढ़ाता है, और इस नाम का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस नंबर का एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे पढ़ाता है, और इसको हम इतना पेमेंट देते हैं, गवर्नमेंट को ये बताते भी। तो मेरे को देखो इससे आगे क्या होगा कि मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरी वहां पे इनकम शो हो रही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चल गया वो चैनल, कोई भी आया, कोई पढ़ा रहा है और कोई चला गया, और मतलब पर आवर के बेसिस पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो वो आपके हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन के समझे। अब देखो डिफरेंस क्या है, जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं यहाँ के लोगों को आपके सोशल बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज में आपके लेबर लोग काम करते हैं, भाई रजिस्टर्ड कोई बंदा है, गवर्नमेंट की निगरानी में कोई बंदा है कि हाँ भाई ये बंदा काम कर रहा है, तो उसको सारे नियम कानून मिले हुए हैं। गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉज बना रखे हैं आपके, वो 2008 के अंदर आपके लेबर लॉ बना था, है ना, लेबर लॉ 2008 के अंदर बना था, उसका फायदा मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको उसका फायदा नहीं मिलता है। तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे आगे। और
अब बात करते हैं अपन स्वामित्व के आधार पे कैसे कैसे आपका अर्थव्यवस्था के सेक्टर चीजों को डिवाइड कर रखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड कर रखा है। तो देखो ओनरशिप के हिसाब से कौन कौन से तरीके से डिवाइड कर रखा है। आपने सुना होगा कि ये इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट आपके प्राइवेट का इंस्टीट्यूट है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट के इंस्टीट्यूट कैसे कैसे अलग हुए, साफ बात है जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है उसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है, उसको फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है। जो प्राइवेट का इंस्टीट्यूट है उस पर पूरा कंट्रोल आपके कोई एक प्राइवेट का है, एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, एक पर्टिकुलर बंदा हो सकता है जिसका पूरा इंस्टीट्यूट पे कंट्रोल है। और जो पब्लिक होते हैं, सार्वजनिक आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं उन पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, इनमें दोनों में डिफरेंस बेसिक क्या है, एक तो ओनरशिप का वो इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसको कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यक्ति किसी के भी द्वारा आपके ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक जो बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो बेसिक डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि जो आपके पब्लिक सेक्टर की जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं आपके, या फिर कोई भी कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, पब्लिक सेक्टर की अगर है, गवर्नमेंट की कोई है, तो उसका मेन मोटो आपके प्रॉफिट कमाना नहीं होता। देखो कोई फर्म कंपनी काम कर रही है तो उसका मेन मोटो क्या होता है आपके कि भाई आपने भी कोई फर्म लगाई तो मेन मोटो क्या है कि पैसा आना चाहिए। कोई काम डाला है आपने, कोई फैक्ट्री डाली है तो आपका मेन मोटो क्या है, उससे भी पैसा आना चाहिए, कैसे करके इनकम होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो निजी जो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनका तो क्या होता है मेन काम, पैसा आना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। जबकि जो गवर्नमेंट की जो आपकी कंपनी होती है, गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनी होती है, अब जिस कंपनी की ओनर ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई पैसे कमाने से हो जाए मतलब नहीं होता, वो काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक के मदद के लिए, पब्लिक के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए गवर्नमेंट ज्यादा आपके काम करती है। ठीक है, तो ये तो नो प्रॉफिट पे काम करती है आपके। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं, सार्वजनिक जो संस्थानें होती है वो आपके नो प्रॉफिट पे काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। किसके लिए, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए आपके काम करती है। वही निजी फर्में जो होती है, निजी कंपनियां जो होती है वो आपके प्रॉफिट कमाने, इनका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। अगर इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा निजी फर्मों को तो ये आपके बंद हो जाएगी। सही बात है, इनको फंडिंग कौन करे, गवर्नमेंट के पास तो वो सारा फंड आता है टैक्स और इनसे, तो वो फंडिंग करते रहते हैं, चलती रहती है फर्म। अगर निजी फर्मों के पास फंडिंग ही नहीं आ रही, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो ये कैसे चलाएंगे इंस्टीट्यूटों को, नहीं चला सकते। एक टाइम तक चला सकते हैं, थोड़ा टाइम पीरियड तक, फिर बाद में उनको बंद करना पड़ेगा। तो ये आपका ओनरशिप के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपके, ये एनसीईआरटी के जो 10th की एनसीईआरटी है आपके उसका चैप्टर है, उसमें से सीधा उठाया जाता है और आपके सिलेबस में ऐसे कैसे ही डाला जाता है। अपन एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी मेन रूप से अर्थव्यवस्था के सेक्टर, तीनों सेक्टर है, इनको डिटेल में बताया हुआ है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बताया हुआ है और पब्लिक और निजी जो आपकी ओनरशिप होती है इनको बारे में बता रखा है आप। ठीक है, मेन फोकस जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं उनमें तीनों पे ही होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पे। तो इनकी शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको बताया। अभी अपन ने देखे कौन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की पाई जाती है, जहां हमने कभी कभी कोई किताबों में लिखा हुआ देख लिया होगा कि अर्थव्यवस्था का 4था सेक्टर और अर्थव्यवस्था का 5वां सेक्टर, ऐसा आपने कहीं ना कहीं लिखा देखा हुआ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इकोनॉमी के कितने क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने पार्ट होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, तो 3 ही होते हैं। ऑप्शन 3 पे टिक करके आना है। ये एक्टिविटीज होती है, इन एक्टिविटीज को इन सेक्टर्स से बाहर रखा जाता है और ये एक्टिविटी आपके अलग होती है। 4थी और जो 5वीं आपके होती है, एक एजुकेशन से रिलेटेड होती है, आपके उनसे रिलेटेड है आपके। ठीक है, इनको भी अपन पढ़ेंगे। वैसे आपके इनके जो एनसीईआरटी इसके अंदर इन एक्टिविटीज के बारे में आपके नहीं बता रखा। ये आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होती है। एक इंस्टीट्यूट से कैसे, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके चल रहे हैं और रिसर्च वगैरह जो होती है, स्टडी वगैरह होती है, इन सबको एक अलग एक्टिविटी में माना जाता है, इन तीनों क्षेत्रों में नहीं गिना जाता। ठीक है, एक आपके जो नॉलेज से रिलेटेड चीजें होती है, जो आपकी नॉलेज को ग्रेड अप करती है, वो सारी चीजों को भी आपके इन सेक्टर्स में अपन काउंट नहीं करते, सर्विसेज में नहीं काउंट करते हैं ऐसी में, तो इनको अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के सेक्टर में। पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र को आप अन्य नाम से भी कभी कभी और चीज देखते होंगे, तो उसको प्राथमिक क्षेत्र को आपका कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, या कृषि और सह क्षेत्र बोला जाता है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इसका अन्य नाम आपको देखने को मिल जाएगा। इसको एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर क्यों बोलते हैं, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर को? देखो, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र होता है। मेन रूप से तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर वो क्षेत्र होता है जो आपके रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है। भाई पूरी इकोनॉमी में कच्चा माल अगर किसी सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो वो आपके प्राइमरी सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब कच्चा माल क्या सर? रॉ मटेरियल का। फिर इसका नाम पे जाओ आप, अन्य नाम क्या है इसका? एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? कृषि। कृषि में आप क्या दोगे? फसल। भाई फसल कोई चीज मिलती है, जैसे गन्ने का उत्पादन हुआ, ठीक है, आपके गन्ने का उत्पादन हुआ, गन्ने के उत्पादन को आप बाद में एक फैक्ट्री में लेके गए, ठीक है, फैक्ट्री में प्रोसेस किया, गन्ने के उत्पादन से आपने क्या बनाई? शुगर बनाई। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, किसान खेत में गन्ना उगाता है तो वो उसका प्राइमरी सेक्टर हुआ, किसान उगा रहा है। कृषि से रिलेटेड भी चीजें देखो, आपने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा, तो मतलब रॉ मटेरियल से आपको तैयार कर रहा है, रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है किसान आपके प्राइमरी सेक्टर में। इस गन्ने का डायरेक्ट कोई उपयोग नहीं होता। भाई पूरा गन्ना जितना उत्पादित होता है इंडिया में, अपन उस पूरे गन्ने को खाते थोड़ी ना है, खाने के लिए काम थोड़ी ना लेते हैं, या तो ऐसा थोड़ी ना कि जितना गन्ना उत्पादन हुआ उसका सबका गन्ने का जूस पी लिया अपन, ऐसा नहीं होता ना। ये गन्ने से आपके शुगर भी बनाई जाती है, मतलब चीनी बनाई जाती है आपके, बाकी के बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने के अंदर भी आपके गन्ना काम में लिया जाता है। अभी तो आपके पेट्रोल में जो एथेनॉल डाला जाता है 20% कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने, आप याद रखना 1 अप्रैल से शायद ये 20% एथेनॉल पेट्रोल में डालना कंपलसरी कर दिया आपके में, वो भी गन्ने से ही बनता है। तो गन्ना एक फैक्ट्री में जाता है, ठीक है, एक फैक्ट्री में जाने के बाद उसका मॉडिफिकेशन होता है, अलग चेंज किया जाता है, उससे चीनी भी बनाई जा सकती है, उससे एथेनॉल भी बनाया जाता है, उससे मेडिसिन भी बनाई जाती है, और भी बहुत सारी, जैसे गुड़ भी बनाया जाता है आपका, तो ऐसे बहुत सारी चीजें गन्ने से बनाई जाती है। तो ये जो गन्ने से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई गई आपके, ये काम किसने किया? आपके फैक्ट्री ने किया। तो किसान के द्वारा गन्ना उत्पादन करना तो क्या हुआ? आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल से तैयार किया गया था। फिर आपको एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया प्राइमरी सेक्टर ने, क्या? गन्ना। फिर गन्ना जब आपके फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री क्या हुई? आपके सेकेंडरी सेक्टर। क्या फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर का मेन काम क्या होता है? एक फाइनल गुड देता है। जैसे देखो गन्ना रॉ मटेरियल मिला अपन को, उससे उनने आपको इथेनॉल भी दे दिया, उससे आपने चीनी भी बना ली, उससे आपने गुड़ भी बना लिया, उससे आपने मेडिसिन भी बना ली। तो ये काम किसने किया? आपके सेकेंडरी सेक्टर ने, उद्योग क्षेत्र ने किया। उद्योग क्षेत्र क्या काम करता है? जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है, उसको मॉडिफाइड करता है, उसका अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन करता है, अलग अलग टेक्निक यूज करके प्रोडक्शन करता है, और अलग अलग आइटम्स बनाता है, फाइनल गुड्स बनाता है, अंतिम वस्तु बनाता है जिसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो प्राइमरी सेक्टर समझ में आया। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा? आपका प्राइमरी सेक्टर। वो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर उसको मॉडिफाइड करता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग आइटम बनाता है, फाइनल गुड्स बनाता है, जिनको अपन उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को आपने आज समझा ये क्या काम करता है। ये देखो, ये भी एक नया प्रोडक्ट बना रहा था, किसान ने मेहनत करके और गन्ना उगाया, इधर मतलब नया प्रोडक्ट इसने भी बनाया। ये भी गन्ने का उपयोग करके, रॉ मटेरियल का उपयोग करके, और आपके अलग अलग फाइनल गुड बना रहे थे। अपने देखा अलग अलग बनाया, चीनी, मेडिसिन, इथेनॉल वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर भी आपके एक प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग प्रकार का। जो टर्सरी सेक्टर होता है, तृतीयक क्षेत्र जो आपके होता है, वो तृतीयक क्षेत्र आपके अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। जो आपके प्राइमरी सेक्टर में काम हुआ, जो आपके सेकेंडरी सेक्टर में काम हुआ, या तो इन दोनों सेक्टर के कामों में वो मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? इन दोनों सेक्टर के बीच में जो काम होता है इनमें मदद करता है, या इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे फाइनल गुड बनाया गया, गुड क्या बनाया गया? चीनी बनी अपने, है ना, या फिर मेडिसिन बनी। इस चीनी और मेडिसिन को जो सेकंड सेक्टर बनाया, इसको बेचने का काम कौन करेगा? मार्केटिंग करने का काम कौन करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करेगा? तो भाई चीनी तो चीनी रहेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होके कहीं कोई मार्केट में बिकेगी, तब आपके घर में आएगी। तो ये इतना सारा जो काम होएगा, सब तो फैक्ट्री लेने जाते नहीं ना भैया, ऐसे थोड़ी ना आपको चीनी की जरूरत पड़ी, आपने बैग थैला उठाया कि चीनी जहाँ बनती है वहां पे, वही गंगानगर शुगर मिल में बनती है, गंगानगर चीनी लेने जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता। गंगानगर से चीनी बन के आपके घर तक आती है। इसमें जो भी जितने भी लोग काम करते हैं,
तो वो लोग सारे क्या हुए, आपके तीसरे सेक्टर से जुड़े हुए, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए। उन्होंने आपको सेवा प्रोवाइड की, सर्विस दी आपको, तब आपके घर तक आपके चीनी पहुंच पाई। ठीक है, समझ में आया तीसरा सेक्टर कौन सा होता है? तो देखो इसमें मेन बात क्या थी, इसने गन्ना बनाया, इसने चीनी बनाई, पर ये चीनी जो आपके घर तक पहुंची, इसमें कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी ना बना। तीसरे सेक्टर का काम क्या था, जो प्रोडक्ट दूसरे सेक्टर या पहले सेक्टर तक बन चुका उसको आप तक पहुंचाना, या फिर उस काम को इजी करना। ये पहले या दूसरे सेक्टर को इजी करना, उनकी मार्केटिंग करना, उनमें हेल्प करना। ये हेल्प ही तो हुई द्वितीयक सेक्टर की। जब चीनी बिकेगी नहीं तो ये लोग बनाएंगे क्यों? तो चीनी को बेचना किसकी हेल्प हुई आपके, द्वितीयक सेक्टर की। किसने की? तृतीयक सेक्टर सेवा क्षेत्र ने किया आपका। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल से अपन ने तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। अब इससे आगे बढ़ के देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं एक एक सेक्टर को। थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि क्या प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। अब जो आपके प्राथमिक सेक्टर होता है, इसको मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर भी बोला जाता है, कृषि या उसके सह संबंधित क्षेत्र भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कृषि और सह संबंधित क्षेत्र आपके उनको? तो देखो जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं इसमें आपके मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा आपके मत्स्य पालन, मछली पालन, आपके पशुपालन, ठीक है, वन और वानिकी, ये सब आपके इसमें, फॉरेस्ट्री वगैरह रही है, ये सब आपके इसमें शामिल होती है। जैसे कृषि तो होती है, सबसे ज्यादा तो कृषि आपके होती है, इसीलिए तो आपके प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र बोला जाता है। कृषि एवं अन्य क्षेत्र बोला जाता है ना एलाइड सेक्टर। तो अलाइड सेक्टर में क्या होगा, आपके मत्स्य पालन को भी आपके प्राइमरी सेक्टर में ही शामिल किया जाता है, पशुपालन को, वन वानिकी को, ऐसी जो भी एक्टिविटीज होती है, जो आपके रॉ मटेरियल, कृषि उद्योग, खेतों में जो चीजें होती है, सिंपल भाषा में बताऊं तो उन वहां से जो प्रोडक्शन होता है आपके, वो सारा के सारा आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसका एक और समझने का तरीका होता है, देखो हर जगह तो ये एग्जांपल में फिट बैठेगा नहीं, पर याद रख लेना जो भी चीज आपके नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होती है, नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों से जो चीज आपको प्राप्त होती है, वो सारी के सारी आपके प्राइमरी सेक्टर में आती है। जैसे देखो मत्स्य पालन, मछली, मछली वही प्राकृतिक जीव है, प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होता है, ऐसे नहीं किसी फैक्ट्री में आपने बना लिया, है ना, एक संसाधन है। ये भी पशुपालन, ये भी जीवों से, वन भी आपके प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृषि फसल भी जो आपको होती है वो भी प्रकृति से होती है। तो आप बेसिकली अगर देखोगे तो जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके आपको जो चीज प्राप्त होती है वो सारी आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, इसीलिए इसको कृषि और अलाइड सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, याद आया, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर कृषि और सह क्षेत्र कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा क्यों कहा जाता है कृषि और सह क्षेत्र। अब देख लेते हैं वह क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का, देखो नेचुरल रिसोर्सेज का लिख रखा है, किसका, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन किया जाता है, वो आपके प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जैसे भूमि प्राकृतिक संसाधन है, उससे अपन फसल बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में अपन ने क्या देखा था, दोनों में नया प्रोडक्ट बनता है, खेत का और बीज का, और आपने जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले वो तो एक्स्ट्रा, मतलब खाद का, बीज, फिर खाद डाला, फिर पानी का उपयोग करके या बारिश के पानी से आपने गन्ने का उत्पादन किया। तो ये सब प्राकृतिक चीज थी, पानी भी प्राकृतिक चीज है, खेत आपके हो गया, खाद वगैरह, आजकल तो खैर फर्टिलाइजर्स आ गए, वो सब कुछ सब्स्टिट्यूट है। तो ये सब कुछ जब नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके अपन ने एक नया प्रोडक्ट बनाया, नई वस्तु बनाई, तो वो आपके किस्म कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्र में कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा, इसको कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसको एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर आपके क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने बेसिक देख लिया। अब इसको इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में और देखते हैं अपन। तो इसमें कुछ अपन डाटा देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अगर अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इससे कौन कौन सी रिलेटेड चीजें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो देखो, जब ये सेक्टर पढ़ रहे हैं तीनों के बारे में देख लेते हैं, एक साथ ही कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, थोड़ा सही रहेगा। सबसे ज्यादा रोजगार आपको कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करवाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 3 सेक्टर है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तृतीयक। इनमें से सबसे ज्यादा रोजगार कौन से सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? अपने भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ये तो आपको पता ही ना। तो कृषि प्रधान देश में कृषि आपके कौन से सेक्टर में आती है? प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो सबसे ज्यादा रोजगार आपको कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करवाएगा? प्राइमरी सेक्टर करवाएगा।
भाई जिस देश को काई कृषि प्रधान देश जाता है उसमें सबसे ज्यादा आपको रोजगार कौन सा देश देगा, कौन सा सेक्टर देगा, सॉरी प्राइमरी सेक्टर देगा। तो अच्छा, जब अपन आजाद हुए थे तब तो लगभग 1951 के अकॉर्डिंग तो लगभग 70% या फिर 80% पॉपुलेशन अपनी कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी, कार्यरत थी। ठीक है, उस टाइम पे आपके देखो कृषि प्रधान देश कहलाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपनी कृषि क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। अभी 2023 की अपन बात करें तो 2023 में भी लगभग आपके निकाल के देखोगे तो 45% जो पॉपुलेशन है आपकी वो किसमें लगी हुई है, प्राइमरी सेक्टर में आपके काम करती है। लगभग 45% पॉपुलेशन आपकी इसमें काम करते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, फिर आपके आता है सेकेंडरी सेक्टर, इसकी बात साथ में कर लेते हैं। देखो अभी भी आपके क्वेश्चन आए कि वर्तमान में भी सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं आपके। ठीक है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आए तो देखो इन दोनों सेक्टरों में पहले टर्सरी सेक्टर तो इतना ज्यादा था ही नहीं, बची कुची जो आपकी 17-18% है ये आपके 1951 में सेकेंडरी सेक्टर में काम करती थी, और 2-3%, 2 से 5% आपके प्राइमरी टर्सरी सेक्टर के अंदर आपके काम करती थी। ये तो 1951 में, क्योंकि ये उस वक्त इसका इतना महत्व था ही नहीं। अब जो आपके काम करते हैं वो 17% लगभग आपके काम करते हैं द्वितीय क्षेत्र में, और फिर आपके लगभग 40% के आसपास ही काम करते हुए दिखेंगे आपको अभी तृतीय सेक्टर में, जो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। इतनी तेज नहीं थे। आपको पता है सर्विस सेक्टर, जोमेटो सब अभी आए हैं आपके 2016 के बाद। तो ये जो आपके टर्सरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा लोग इसमें काम करने लगे। गाँव में सबको पता है, आप सबको खेती बाड़ी छोड़ के लोग यहाँ काम करने के लिए आ गए। कोई जोमेटो चला रहा है, कोई ओला चला रहा है, कोई क्या। ठीक है, इसके अलावा भी है आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट भी आपके 2010 के बाद ही हुआ है, तो इस वजह से आपके तृतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये तो रहा आपके, देखो सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं आपके, प्राइमरी में। ठीक है, यहीं से अपन एक चीज और देख लेते हैं कि आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का ज्यादा रहा। तीनों सेक्टर का देखो साथ में लेके चल रहे हैं अपन, तो इस हिसाब से देखना लगभग 60 से 70%, एग्जैक्ट डाटा इसमें आपको मिलता नहीं है ना, 60 से 70% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपके प्राइमरी सेक्टर का रहता था 1951 के टाइम पे, जो अभी आपके घट के आप मानोगे नहीं 15% हो गया लगभग। एग्जैक्ट डाटा में तो ये आपको देखने को मिलेगा कभी 18% रहता है, 18.67 रहा था लास्ट आपके जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके अंदर, और जो अभी वाला है उसके अंदर आपके 16% समथिंग है, कभी 14 भी रह जाता है। तो लगभग 15% आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जो देश की आय है उसमें कंट्रीब्यूशन आपके प्राइमरी सेक्टर का है, जो एक टाइम पे आपके सबसे ज्यादा हुआ करता था, कृषि प्रधान देश था। क्या फिर अपन आज भी कृषि प्रधान देश बचे हैं? बिल्कुल, अपने इतने लोग उसमें कार्यरत हैं, इनकम नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मन लोग तो काम करते हैं आज भी कृषि क्षेत्र में अपने इतने बहुत सारे। फिर सबसे ज्यादा इनकम के सर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपके 54% है आपके टर्सरी सेक्टर का, और आपके इसका आपको देखने को मिलेगा 29 पॉइंट समथिंग कंट्रीब्यूशन आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। तो देखो फिर क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से अपना, कि सबसे ज्यादा भारतीय नेशनल इनकम में या भारतीय आय में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का होता है आपके, बताओ कौन से सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपके, तृतीय सेक्टर का। अभी वर्तमान में तो आपके तृतीय क्षेत्र का है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए 1951 में आपके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का होता था, कृषि का। सबसे ज्यादा लोग पहले भी इस कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे और अभी भी इसी में कार्यरत थे। ठीक है, तो ये चीज आपको सभी सेक्टर की यहीं से देख लेना, मैं अलग अलग बताऊंगा नहीं हर बार, क्योंकि कंपेयर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके सही रहेगा। ठीक है, तो देखो कितना ज्यादा हाई लेवल पे कंट्रीब्यूशन आपके अभी तृतीय सेक्टर का हो रहा है। तृतीय सेक्टर का विकास भी बहुत ज्यादा हो रहा है, सेवा क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। देखो मैंने आपको ये खूब अच्छी तरह अपन ने गन्ने के एग्जाम्पल से पढ़ा था, गन्ने का एग्जाम्पल ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र नहीं प्राथमिक, इसको प्राथमिक कर लेना,
प्राथमिक प्राइमरी, तो वह क्षेत्र जिसमें प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त वस्तु कौन सी हो रही थी अपन को, प्राइमरी सेक्टर में कौन सी वस्तु प्राप्त हो रही थी कृषि से, गन्ना, ठीक है, गन्ना। तो प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त गन्ने को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वह द्वितीयक सेक्टर कहलाता है। नई वस्तुओं का निर्माण कौन कौन सी का हो रहा था अपन को गन्ने से, तो अपन देखो दवा बना रहे थे, दवा बनाने के अलावा कौन सी चीज बना रहे थे अपन गन्ने से, चीनी बना रहे थे, सबसे ज्यादा एग्जांपल जो अपन ने लिया वो चीनी का लिया। इसके अलावा मेथेनॉल बना रहे थे, ठीक है, गुड़ बना रहे थे। तो ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त गन्ने का अपन उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण करके जब नई चीज नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपके द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र को मुख्य रूप से आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र भी आपके कहा जाता है। ये वाली बात आप याद रखना, है ना, इसको औद्योगिक या उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र भी आपके कहा जाता है। किसको, द्वितीयक क्षेत्र को। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आपके इसको कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेन इंडस्ट्री का ही काम होता है, जो आपको प्राथमिक क्षेत्र से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसको मॉडिफाइड करके चेंज करके आपको देती है, उसको उद्योग इंडस्ट्री कहा जाता है। बाकी इसके जैसे कृषि में प्राइमरी सेक्टर में कृषि मत्स्य पालन ये सब कुछ आपको देखने को मिला था, वैसे इसमें भी आपके देखो इसके भी उप क्षेत्र होते हैं। एक तो निर्माण, कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जो आपने ऊपर देखा, निर्माण, माइनिंग, खनन करते हैं जो अपन, वो ये सारे आपके किसमें ऐड किए जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। कहीं भी आपको इंडस्ट्री दिख जाए, कंस्ट्रक्शन दिख जाए, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग मिल जाए, या फिर माइनिंग खनन मिल जाए, ये सारे आपको किस क्षेत्र को दिखाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को दिखाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का देखा अपन ने पूरा जो पिछला ये पढ़ा था, इसमें देखा देखो ना तो इसमें आपके बहुत ज्यादा लेबर काम करती, ना पहले करती थी ना अभी काम करती। इंडिया के लोग बहुत ज्यादा उद्योग क्षेत्र पर देखो डिपेंडेंट ना पहले थे और ना अब, ना ही पहले बहुत ज्यादा आय प्राप्त होती थी अपन को उद्योग क्षेत्र से, ना अब होती है। वैसे एक इकोनॉमी जो कहती है वो ये कहती है, इकोनॉमी के जो नियम होते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी जब देश का विकास होता है तो सबसे पहले उस देश के प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है, फिर उसके सेकेंडरी सेक्टर का विकास होता है, फिर लास्ट में उसके टर्सरी का विकास होता है। अपने इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। अपने इंडिया के केस में अपन कृषि प्रधान देश थे और कृषि प्रधान देश से डायरेक्टली अपन अब मॉडर्न कंट्री हो गए। सर्विस सेक्टर अपना बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, बहुत ज्यादा लोग इसमें आ गए, लगभग 40% तक, और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी लगभग 24% तक हुआ। इसमें बीच में क्या कमी रही, अपने कमी अपने सबसे बड़ी रही कि अपन ने उद्योग क्षेत्र को छोड़ दिया, इसीलिए अपने यहाँ पे उद्योगों की कमी है कि उद्योग क्षेत्र का अपने यहाँ पे विकास हुआ ही नहीं। इसके बहुत सारे रीजन है नहीं होने के कारण, इसीलिए आपके नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लाई गई थी, उससे आपके सर्विस सेक्टर तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया, पर उद्योग क्षेत्र का नहीं हो पाया। कुछ अपने यहाँ पे नियम ऐसे थे, सरकार की कुछ कमियां रही, बाकी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कुछ रीजन रहे। जैसे एक बोटल नेक सिस्टम चलता था अपने यहाँ पे 1990 से पहले। बोटल नेक सिस्टम क्या था सर, ये इकोनॉमिक टर्म में वैसे तो बोटल नेक सिस्टम ये था कि बोटल नेक सिस्टम के थ्रू इतना ज्यादा लाइसेंस लगाए जाते थे उद्योग की स्थापना करने, कोई उद्योग चालू करने वाले के लिए, कि वो उद्योग चालू करने से पहले ही डर जाता था। बोटल नेक का मतलब क्या होता है, बोतल होती है, उसमें बोतल की जो गर्दन होती है बहुत पतली सी होती है, तो इतने ज्यादा लाइसेंस दिए जाते थे, कोई उद्योग चालू करने से पहले सोचता ही नहीं था कि इतने लाइसेंस कौन लेगा, गवर्नमेंट से इतनी परमिशन कौन लेगा, तो उद्योग चालू ही नहीं करते थे। फायदा ही नहीं होता जितना ज्यादा उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ जाता था। तो इसलिए उद्योगों का अपने यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अर्थव्यवस्था के विकास में भारत में सबसे ज्यादा प्राइमरी के बाद डायरेक्ट टर्सरी का हुआ, इसका क्या रीजंस थे, या फिर डायरेक्ट किसका विकास हुआ आपके, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अपन जो कितना कितना कंट्रीब्यूशन है वो तो देख लिए, कितने परसेंट अभी तक लोग इसमें काम करते हैं आपको ध्यान ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब तृतीय क्षेत्र पे आ जाते हैं, टर्सरी क्षेत्र पे। मैंने आपको तो गन्ने के एग्जांपल से समझाया था कि गन्ना प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त हो रहा था, गन्ना जब मॉडिफाइड होने के लिए द्वितीयक सेक्टर में जा रहा था, फर्म में जा रहा था सेकेंडरी सेक्टर में, तो फर्म उसको मॉडिफाइड करके मेडिसिन बना रही थी, आपके चीनी बना रही थी, इसके अलावा आपके मेथनॉल वगैरह बना रही थी। तो ये सब अपन को एक इंडस्ट्री के द्वारा मॉडिफाइड करके अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। मैंने आपको उस टाइम जब ये समझा रहा था तो मैंने बताया था कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, ये एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, जबकि वहीं आपके जो टर्सरी सेक्टर होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र होता है, उसका काम नया प्रोडक्ट बनाने का नहीं है,
उसका काम है पहले और दूसरे क्षेत्र से जो प्रोडक्ट तैयार हुए हैं उनको आप तक पहुंचाना, या फिर उनके प्रोडक्ट उनकी जो टेक्निक है उत्पादन है उसमें उनकी मदद करना। ठीक है, वो आपके प्राइमरी सेक्टर के काम होते हैं। ये अपन ने देख लिया था, जैसे चीनी का एग्जांपल लिया था, गन्ने से चीनी बन रही थी, चीनी आपके घर तक पहुंचाने में, नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, अपन एक फैक्ट्री से लेकर आपके घर तक जो चीनी पहुंचती है उसके बीच में जो भी आपके जितने भी लोग काम करते हैं वो सब आपके तृतीय क्षेत्र में कहलाते हैं, है ना। तो तृतीय क्षेत्र में मोटे मोटे रूप से आप देखोगे तो कौन कौन सी चीज आएगी, इंश्योरेंस आता है आपके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते हैं जैसे बैंक है ना। अब एक बैंक आपके जो कृषि से जो गन्ने से चीनी बना रही थी जो कंपनी, जो फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जो फंड चाहिए था, पैसा चाहिए था, ऐसा तो नहीं ना फैक्ट्री अपना आप ही बनेगी, गन्ना आ रहा है कि फैक्ट्री बना दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जो फंड चाहिए था, जो पैसा चाहिए था, जो मशीनरी के लिए जो पैसा चाहिए था, वो कहां से मिला, वो बैंक से मिला। तो इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पाद आपने बनता है, जो प्रोडक्शन अपने होता है, प्रोडक्ट जो बनता है अपने, उसमें हेल्प करता है आपके तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में वो सारी चीज आएगी जो आप सोच लेना, नया उत्पाद जो नहीं बना रही हो और जो हेल्प कर रही हो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को, वो सारी आपके इसमें आती है। जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, होटल एंड रेस्टोरेंट हो गए। अब कुछ ऐसे मत लेके आ जाना कि सर वो टमाटर से नई सब्जी बना देते हैं तो वो नया प्रोडक्ट हो गया, वो नहीं। होटल और रेस्टोरेंट पूरा बिजनेस जो चलता है आपके, वो आपके किसमें आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। देखो ध्यान रखना कौन कौन से, बैंक हो गया आपके, एक आपका इंश्योरेंस, कौन सा इंश्योरेंस, फिर आपके होटल एंड रेस्टोरेंट, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह ये सारे आ गए उसके अंदर। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद का गतिविधियां एक्टिविटियों की सहायता में सहायता करता है, वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। ये अपन देख लिए कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें हेल्प करता है आपके तृतीय सेक्टर। इसमें कौन कौन से होते हैं, देखो आपके बैंकिंग, बैंकिंग के अलावा आपके परिवहन, परिवहन भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो बस है, बस का निर्माण करना आपके द्वितीय क्षेत्र का काम है। जैसे अशोक लेलैंड बस बनाता है, तो वो अशोक लेलैंड की फैक्ट्री ने बस बना दी, स्टील प्राप्त हुआ, स्टील करके खनन का कार्य, भाई स्टील आपको प्रकृति से प्राप्त हुआ, स्टील का खनन किया गया, माइनिंग की गई, फिर आपको स्टील बनाया गया, उस स्टील से, लोहे से आपको बस बनाएगी। तो स्टील प्राप्त करना, लोहे बनाना, ये काम तो आपका प्राइमरी सेक्टर का, और फिर उस लोहे से बस बनाना द्वितीय सेक्टर का काम। और उस बस को चला के लोगों को जो पैसा अपने कमाया जाता है, जो लोगों को सेवा उपलब्ध की जाती है, वो सारे आपके किसमें काम आ गया, तृतीय क्षेत्र में आ गया। अब जैसे ट्रक वगैरह बनाए जाते हैं वो आपके हेल्प करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह बनाए जाते हैं वो आपके हेल्प करते हैं, किसमें करते हैं, आपके प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं, मदद करते हैं। तो ये ही तृतीय क्षेत्र का काम है आपके। बैंकिंग, परिवहन, इंश्योरेंस, होटल, रेस्टोरेंट, ये सभी तृतीय क्षेत्र के उपक्षेत्र होते हैं और ये आपको मदद करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना, ये सभी आपके इनका काम हो गया तृतीय क्षेत्र का। इसके अलावा मैं आपको ये बता चुका हूं कि भारत में कैसे कैसे क्षेत्रों का विकास हुआ। सबसे पहले अपने प्राइमरी सेक्टर कृषि प्रधान देश कहा जाता था, पर बाद में अपन तुरंत शिफ्ट सेकेंडरी सेक्टर पर नहीं कर पाए, उद्योगों का इतना विकास अपने यहाँ पे नहीं हो पाया, वो अलग अलग रीजन्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन कह सकते हो उनको आप। जैसे अपना भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ज्योग्राफिक कंडीशन ऐसी है कि ऐसे अपने डायरेक्ट विकास कर नहीं सकते, थोड़ी बाधाएं आई उनमें, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसी थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का विकास नहीं हो पाया। पर अपने यहाँ पे टर्सरी सेक्टर, सेवा सेक्टर का खूब विकास हुआ है आपके। ठीक है, तो तीनों अर्थव्यवस्थाओं का ऐतिहासिक बदलाव देखते हैं। ये जो जीडीपी के बारे में 1972 स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था, ये मैंने आपको 1951 के हिसाब से बता दिया। 1951 से लेकर 72 से लेकर 91 तक, जब तक एनईपी आई थी आपकी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी मत कर देना, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1991 में, तब तक आपके प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था पूरे इंडिया में। पर जैसे 1991 के बाद जो सारे नियम वगैरह, आपके जो लाइसेंस वगैरह के नियम वगैरह था, वो गवर्नमेंट ने सब हटा दिए। हटा क्या दिए, वर्ल्ड बैंक ने हटवा दिए, मजबूरी में हटाए थे इनने तो। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने जब हटवाए तो बाद में प्राइमरी सेक्टर का विकास अपने यहाँ पे खूब हुआ। सेकेंडरी टर्सरी का जो आपके सेकेंडरी सेक्टर, उसका विकास उस टाइम भी नहीं हो पाया। बहुत जल्दी द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली।
ऐसा कुछ भी नहीं है। द्वितीय क्षेत्र का प्रमुखता आपको उस वक्त मिली जरूर थी लाइसेंस वगैरह और बनाने के बाद, पर आपके विकास द्वितीय क्षेत्र का बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन और तृतीय क्षेत्र का विकास प्रमुख रहा और लगभग 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र जो है आपका टर्सरी सेक्टर, उसका 60% योगदान होने लग गया। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको पहले बताया ही कि अभी आपके टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में आपके योगदान करता है। तो अपन ने तीनों सेक्टरों को डिटेल में पढ़ लिया है ना, इकोनॉमी के। अब आपके बचते हैं इसमें से ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर और पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप, दो चीजों के बारे में। इसके अलावा भी आपके जो करंट के डाटा होंगे इकोनॉमिक सर्वे के, वो भी अपन आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आपका।